हेलो ऑल, वेलकम बैक। हम लोगों ने लास्ट क्लास में परचेज कंसिडरेशन का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया था और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमेलगमेशन के कितने टाइप्स को डिफाइन करता है। एएस 14 अमेलगमेशन के टू टाइप्स को डिफाइन करता है, जिसमें पहला है हमारा इन नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा है हमारा इन नेचर ऑफ परचेज। अब इसको समझने के लिए लेट्स सी दिस डायग्राम। हमारे पास दो कंपनीज है, एक है जिंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज और एक है मरी ग्रुप ऑफ कंपनीज। मरी मतलब मर गई। जिंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के कुछ शेयर होल्डर्स हैं, ऐसे ही मरी ग्रुप ऑफ कंपनीज के भी कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। अब जब जिंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज मरी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बिजनेस को टेक ओवर करेगी, तो बिजनेस टेक ओवर करने का मतलब मरी ग्रुप ऑफ कंपनीज की सारी एसेट और लाइबिलिटीज को जिंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज अक्वायर कर लेगी और इस एक्विजिशन के बदले में जिंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक परचेज कंसिडरेशन की नाम की चीज देगी, किनको? इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ मरी ग्रुप ऑफ कंपनीज। नाउ जो ये परचेज कंसिडरेशन दी जाएगी, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका हमारा है इन नेचर ऑफ परचेज। जब हमने अमेलगमेट किया इन नेचर ऑफ परचेज, तो उस केस में जिंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज की टेंडेंसी थी मरी ग्रुप ऑफ कंपनीज को बाय बाय बोलना। मतलब ये मरी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर होल्डर्स को बोल रहे थे कि हमने आपका धंधा खरीद लिया है, आप बंद हो चुके हो, अब आप हमसे परचेज कंसिडरेशन लो, जिस भी फॉर्म में आपको लेना है, और यहां से चलते बनो। तो जो परचेज कंसिडरेशन जिंदा ग्रुप ने मरी ग्रुप को दिया, वो किस किस फॉर्म में हो सकता था? या तो प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में, या कैश के फॉर्म में, या तो डिबेंचर्स के फॉर्म में, और जो लोग नहीं मानते उनको हम लोग इक्विटी शेयर्स दे करके बात बंद कर देते। ये हो गया हमारा अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज का केस। ये हमने पीसी निकालने के केस में देखा था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मेरे पास अमेलगमेशन हो रही है इन द नेचर ऑफ मर्जर, उस केस में जिंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज की टेंडेंसी मरी ग्रुप ऑफ कंपनीज के इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाय बाय बोलने की नहीं है, लेकिन उनकी टेंडेंसी है कि हम आपको अपने बिजनेस में वेलकम कर रहे हैं, आ जाओ। तो यहां पे मैंने इसीलिए लिख दिया है वेलकम टू जिंदा लिमिटेड। अब इस केस में जो परचेज कंसिडरेशन इन इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को दी जानी थी, वो किस फॉर्म में दी जानी थी? क्योंकि अब हम इनको वेलकम कर रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं, भगाने का हमारा मन नहीं है, तो हम लोग इनको क्या देंगे? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल देंगे जिंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज की। और अब से ये पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स भी इस जिंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बराबर के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। यहां तक की चीज आपको समझ आ गई? तो अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 हमें बोलता है कि पर अगर हमारा अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है या इन द नेचर ऑफ परचेज है, इसको आइडेंटिफाई करने के हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो सारी कंडीशंस फॉलो हो जाती हैं, तो हम बोलेंगे ये अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हुई। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मेरी कोई भी कंडीशन माइंडेड, अगर एक भी कंडीशन में डिफॉल्ट आ रहा है, तो उस केस में मैं मानूंगी कि मेरा अमेलगमेशन है इन नेचर ऑफ परचेज। अब आप लोग समझ गए हैं कि परचेज में और मर्जर में क्या फर्क है। तो सबसे पहली कंडीशन है मेरी मर्जर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ओल्ड कंपनी शैल बी टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी एट बुक वैल्यू। मतलब जो ये मेरी मरी ग्रुप ऑफ कंपनीज की जब बैलेंस शीट बनी होगी, तो इस बैलेंस शीट में मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटर्स दिख रहे होंगे, कुछ लाइबिलिटीज दिख रही होंगी। लेट्स से मेरे पास 100 रुपीज के डेटर्स थे, बुक वैल्यू मेरे डेटर्स की थी 100, और लाइबिलिटीज में मेरे पास कोई भी करंट लाइबिलिटी आप अज्यूम कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास बिल्स पेबल थे 80 रुपीज के। ये है मेरी बैलेंस शीट मरी लिमिटेड की। और इसी तरीके से मेरी जिंदा की भी बैलेंस शीट रही होगी। जिंदा की बैलेंस शीट में मेरे पास लाइबिलिटीज में बिल्स पेएबल थे 50 रुपीज के, और डेटर्स मेरे पास थे
लेट्स से 60 रुपीज के। अब इस केस में क्या होगा, जब हम मर्ज करेंगे इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हम करेंगे, तो जो जो मेरे एसेट्स और जो जो मेरी लायबिलिटीज थी ओल्ड कंपनी की, वो बुक वैल्यू में नई कंपनी के साथ मर्ज हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे जिंदा लिमिटेड की मर्ज बैलेंस शीट बनाऊंगी, तो मेरे पास मेरे टोटल डेटर्स हो जाएंगे 160, और यही मेरे बिल्स पेबल हो जाएंगे 130। डज दिस मेक सेंस? तो ये हो गया मेरा मर्ज बैलेंस शीट, मुझे बुक वैल्यू पे लेना है। और अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद हो, तो उस क्वेश्चन में हमने परचेज कंसिडरेशन में हमारे को नीचे एडजस्टमेंट्स में जो असेट्स और लायबिलिटीज थे उनके स्पेसिफिक अग्रीड वैल्यू दी हुई थी। हमने असेट और लायबिलिटीज को उन अग्रीड वैल्यू पे टेक ओवर करा था, ना कि बुक वैल्यू पे। लेकिन जब मर्जर का केस होगा, तो मुझे मर्जर के केस में अपनी एसेट और लायबिलिटी सिर्फ बुक वैल्यू पे ही टेक ओवर करनी है। दूसरा पॉइंट उसी को वैलिडेट करता है और बोलता है नो रिवैल्यूएशन ऑफ सच एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी डन। दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट मुझे बताता है at least 90% of equity shareholders agree to become equity shareholder in the new company। मतलब मेरे पास मरी ग्रुप ऑफ लिमिटेड में यहाँ पे 5 शेयर होल्डर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मुझे 4.5 या उससे ज्यादा शेयर होल्डर नई कंपनी में जाने के लिए तैयार हो जाएं। कम से कम 90% वर्ड यूज करा गया है AS14 में। At least 90% of the equity shareholders of the old company agree to become shareholder in the new company। ठीक हो गया? उसके बाद मुझे अगला कंडीशन बताता है परचेज कंसिडरेशन पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स शैल बी इन इक्विटी शेयर्स ओनली। हमें सिर्फ इक्विटी शेयर ही देने हैं। मैंने आपको इस एग्जाम्पल में भी समझाया था कि मुझे यहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर इशू करने हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल देनी है। मैं इनको एक्सक्यूज मी, मैं इनको कैश नहीं दे सकती, मैं इनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दे सकती, और मैं इनको डिबेंचर भी नहीं दे सकती। इसका मतलब क्या हो गया? तो हम लोगों को कैश यूज नहीं करना है। लेकिन बताते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शनल शेयर्स आ जाए बीच में, जैसे मैंने आपको वर्किंग कंप्यूट करना बताया था, वर्किंग कंप्यूट करते टाइम अगर कुछ फ्रैक्शनल शेयर्स आते हैं, तो उसको पे करने के लिए कैश इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन पीसी में मेजर पार्ट कैश का नहीं होगा। और लास्ट कंडीशन है द न्यू कंपनी इज टू कंटिन्यू द सेम बिजनेस ऑफ द ओल्ड कंपनी आफ्टर अमेलगमेशन। ठीक हो गया? तो ये हो गई हमारी सारी की सारी कंडीशंस, और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।